अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CFT जुनेस फिटनेस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मकसद है आप सबको राइट इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि हम अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें फिटनेस जर्नी से फ़ायदा हासिल होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम के अंदर कामयाब होना है तो आपका ज़रूरी है कि आपके लिए किसी उस्ताद का होना आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आज मेरे साथ मेरे उस्ताद मौजूद हैं, मेरी इंस्पिरेशन मौजूद है, जिनसे देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो लोगों की ज़िंदगी है वो चेंज की है। तो आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जनाब उस्मान अली हारून साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर आपके आने के लिए। अच्छा सर जी, एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि हेल्थ हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी फैमिली हेल्दी रहेगी। इसी तरह हमें बहुत सारी हमारी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो हमारी हेल्थ के साथ जुड़े हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है अपनी हेल्थ को। हमने जिम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी सारी मसरूफियात हम करते हैं, दुनिया काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो है वो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जी। डाइट करना बहुत मुश्किल है, वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए टाइम नहीं निकाला जाएगा। तो सर इसके बारे में आप क्या बोलें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि हमें सही गाइड करने वाला कोई नहीं। हमने जब सुना था, जब हमने खुद इस चीज़ का नॉलेज हासिल नहीं किया था, तो क्या सुना था? भूखा रहना पड़ता है, पानी पीना छोड़ना पड़ता है, आपको सारा दिन भूखा रहना है, एक्सरसाइज आपने दो दो तीन तीन घंटे कार्डियो करनी है, और फीका खाना खाना है, उबला हुआ खाना खाना है। तो वो तो ऑब्वियसली डीमोटिवेटिंग होता है ना, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। हम लोग शुरू से कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स को लेके चल लेते हैं, और नमक मिर्च मसाला जात हम उसके तो हम शौकीन होते हैं। ऐसे ही तो अगर एकदम हमें फीका और उबला हुआ खाना पड़े तो हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते, तो इसीलिए हम ट्रैक से भी हट जाते हैं, और इसलिए जिम जाने के दिल भी नहीं चाहता। और दूसरा बड़ा मसला, जब आप जिम में जाते हैं पहले दिन ही आपको ट्रेनर कहते हैं कि 2 घंटे ट्रेडमिल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगले दिन आपको मसल सोरनेस इतनी होती है कि आप दोबारा जा नहीं सकते। दोबारा जाने। वजन कम नहीं हो रहा होता क्योंकि उसकी वजह कोई और है, और एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं। तो फिर आपको जिम ट्रेनर कहते हैं ये गोली खा लो, ये स्टीरॉइड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। वहाँ भी कुछ लोग नहीं करना चाहते, अपनी सेहत के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। जो कर लेते हैं उनकी सेहत को नुकसान होता है, जो नहीं करते वो फिर जिम छोड़ देते हैं। और अल्टीमेटली हमारा एक जेन माइंडसेट ये बन गया है कि एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, डाइट बहुत मुश्किल है, जबकि हम लोग वीडियोस में यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइट भी बहुत आसान है, एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से चलना है, एकदम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी, एकदम बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट नहीं करनी, भूखा नहीं रहना, खास खानों को छोड़ना है, खास खानों पे आना है, ताकि जिसम से चर्बी खत्म हो और आपका मसल मास वो बढ़े। सर एकदम से जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं, एकदम से जो है वो एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि हम लोग खुद ही इस ट्रैक को फिर खराब कर देते हैं। और उसके साथ साथ सर बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं जिम के रिलेटेड हैं, उसके बाद डाइट के रिलेटेड हैं, वर्कआउट से रिलेटेड हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा मिथ है जिनके रिलेटेड जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके थ्रू हमारे इन लोगों को पता चल सके, अवेयरनेस हमारे दरमियान मौजूद, मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिल सके बहुत सारी चीज़ें। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। सर डाइट से रिलेटेड पहले मिथ है कि खवातीन को डाइट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और उनको अंडे नहीं खाने चाहिए जल्दी समेत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्रॉयलर चिकन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, गुड फैट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए जैसे देसी घी, ऑलिव ऑयल या आलमंड, उसके साथ फिश ऑयल तो बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल नहीं उनको करवाना चाहिए। ये अजीब सी मिथ है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है। ख्वातीन भी तो इंसान है, उनके भी मेटाबॉलिज्म है, उनकी बॉडी को भी मसल्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको भी प्रोटीन और फैट्स की ज़रूरत है। तो पहली तो बात है, हाँ, क्रैश डाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ख्वातीन में ये बहुत ज़्यादा इशू है कि वो फ़ौरन भूखा रहना शुरू कर देती हैं। एग डाइट है, वाटर डाइट है, बनाना डाइट है, पता नहीं किस तरह की डाइट्स हैं। वो बहुत कम 500-600 कैलोरीज पे एकदम आ जाती हैं, हो सकता है 1500 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट हो स्टार्ट। तो क्रैश डाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ जेंडर चेंज किया है, बॉडी वही है, बॉडी की कंपोजिशन वही है, मसल्स वही है, हार्मोन्स वही है। तो डाइट आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि वजन आपका भी बढ़ता है, जैसा मर्दों का बढ़ता है तो आपका भी बढ़ता है। एग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रोटीन और फैट्स मिल रहे हैं, हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, और ये वो फैट्स नहीं है जैसे आप ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल की बात कर रहे हैं, ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं, ये वो फैट्स नहीं है जो हमारी चर्बी है। हम चर्बी को फैट्स कहते हैं, और उसी फैट को हम हेल्दी फैट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जबकि हेल्दी फैट्स बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। हमारी बॉडी के जितने हार्मोन्स हैं उन सब की खुराक हेल्दी फैट्स। तो अगर आप फैट्स नहीं लेंगे तो हार्मोन से ही काम नहीं करेंगे, हार्मोन से ही काम नहीं करेंगे, कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो होने वाले बच्चे की सेहत ठीक नहीं होगी। अंडे के अंदर प्रोटीन और फैट्स मिलेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके बच्चे को मिलेंगे, और प्रोटीन और फैट्स क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी के टिश्यूज बनाते हैं।
तो हमारी पूरी बॉडी टिश्यूज से बनी हुई है, तो अगर टिश्यूज ही नहीं बनेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे ठीक होगी। और जो ब्रॉयलर चिकन है, आप वो वाला चिकन लें, ब्रॉयलर चिकन लें, आप देसी चिकन लें, दोनों को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स देख लें, दोनों के न्यूट्रिशन फैक्ट्स सेम है। 2018 से मैं ब्रॉयलर चिकन ही खा रहा हूँ, मेरी जो मिसेज है क्लिनिकल डाइटिशियन है वो खा रही हैं, हम हमारे क्लाइंट्स हैं मेल और फीमेल सब खा रहे हैं। हमको सजेस्ट भी करते हैं, खुद भी हम वही हाँ, खाते और हैं जो हम अपने पीसीओएस clients को बताते हैं। पीसीओएस का चिकन से कोई लेना देना नहीं है, पीसीओएस का आपके हार्मोन्स के साथ लेना देना है, और हार्मोन्स की खुराक हेल्दी फैट्स है, तो वो सीड साइक्लिंग्स होती हैं जिसको जो हम करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को, उसकी वजह से वो पीसीओएस ठीक हो जाता है। मैंने बहुत से पोस्ट लगाई हैं अपने सोशल मीडिया पे भी, जिन ख्वातीन को पीसीओएस था उन्होंने कंसीव भी किया, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको औलाद भी दी। तो जो मसला है उसकी जड़ पे काम करना है, लोगों की बातों के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना। अगला जो सवाल है बहुत ज्यादा जो है ना मैंने देखा है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ना, फ्लेक्सिबल डाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन है। फ्लेक्सिबल डाइट फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को हम रिकमेंडेड करते हैं कि 1500 कैलोरीज है आपकी फैट लॉस के दौरान, अब वो बंदा 500 से 600 जो कैलोरीज है अपनी केएफसी के बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, ट्रांस फैट या प्रोसेस्ड फूड जो हम अवॉइड करवाते हैं उनसे ले रहा है 500 से 600 कैलोरीज, वो जो 800 से 900 कैलोरीज है उसकी बाकी वो हेल्दी फूड से ले रहा है। तो सर ये फ्लेक्सिबल डाइट किस तरह की है, तरह इसके बारे में फ्लेक्सिबल डाइट से अगर तो किसी को रिजल्ट मिला तो मुझे बता दो। बात ये है कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप वजन कम करना चाहते हैं या चर्बी कम करना चाहते हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बॉडी के अंदर आपके मसल्स का वेट है, बोन का वेट है, आपके ब्लड का वेट है, वाटर का वेट है, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनका वेट होता है, ये सारा मिला के एक टोटल बॉडी वेट मिलता है जब आप स्केल के ऊपर खड़े होते हैं। चर्बी का भी वेट है। तो जब आपने वजन कम करना है या चर्बी कम करनी है, अगर आपने वजन कम करना है तो फिर आपका फोकस होगा कि मैंने ओवरऑल स्केल के ऊपर अपना वजन कम करना है, भूखा रहना शुरू कर दें। जहां पे कहत पड़ता है वहां तो वजन वहां पे भी कम हो जाते हैं ना। और अगर आपने चर्बी कम करनी है तो आपने स्पेसिफिकली बॉडी के फैट सेल्स को टारगेट करना है, और उसके लिए फ्लेक्सिबल डाइट, क्योंकि आप पहले फिनोमिना समझें कि क्या है कि बॉडी फैट को बर्न कैसे करती है, बॉडी कीटोसिस में जाती कैसे है, फैट सेल से एनर्जी को लेके उसको माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट करके कैसे बर्न करती है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि जो फ्लेक्सिबल डाइट्स हैं ये काम नहीं करती, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करेगी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इंसुलिन एक हमारा फैट स्टोरेज हार्मोन है, यानी जब आपकी बॉडी पे इंसुलिन के लेवल ज्यादा होते हैं तो बॉडी फैट को स्टोर करती है, फैट को खत्म नहीं करती। तो बेसिकली आपने अपनी डाइट के जरिए अपनी जो ब्लड ग्लूकोज है उसको डाउन करना है ताकि इंसुलिन डाउन हो और बॉडी कीटोसिस में जाके फैट को बर्न करे। इसलिए ये आपको स्पेसिफिक डाइट पर रहना पड़ता है। आप बर्गर से ले रहे हैं वो डीप फ्राइड है, वो पता नहीं उसके अंदर कैसा ऑयल है क्या नहीं है, उसके अंदर कार्ब्स कितने ज्यादा हैं जो आपकी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक देंगे, तो रिजल्ट मिलेगा। कैलोरीज की जो है ना वो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट कहानी पुरानी हो चुकी है। आपकी सोर्स ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो जो कैलोरीज आप ले रहे हैं उनकी सोर्स क्या है, वो उसके अंदर है क्या। मुझे और आपको पता है कि हम अंडा खा रहे हैं या जिंगर बर्गर खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को नहीं पता, उसको खानों की पहचान नहीं है, उसको मैक्रोस की पहचान है कि जो खाना आया है, जो चीज आई है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, कार्ब्स हैं, क्या है, और उन्हें उस हिसाब से उसको फूड को प्रोसेस करना है। उस प्रोसेस के बाद जो उसमें से विटामिन या मैक्रोस निकलने हैं वो ब्लड में से जाके हमारी बॉडी तक पहुंचने हैं। तो अगर ग्लूकोज देते रहेंगे तो वो ग्लूकोज ही ऐड होगी और वही ग्लूकोज फैट सेल्स में कन्वर्ट होती है। सर तीसरा क्वेश्चन था डाइट के रिलेटेड कि अगर आपने अपना वजन कम करना है तो आपने अपनी जो डेली इंटेक है डाइट में से ना गुड फैट्स को खत्म कर देना है। खास तौर के ऊपर आपने जो है ना वो ऑयल्स जो है गुड, जैसे ऑलिव ऑयल, देसी घी वगैरह, बटर वगैरह, इन तमाम चीज़ों को निकाल देना है। ड्राई फ्रूट आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने से आपका वजन यूँ कम हो गया। इसके बारे में अभी जो जैसे पहले बात की है कि ये वो फैट इसलिए कहते हैं क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि जो फैट्स हैं वो आपको मोटा नहीं करते, फैट्स आपके हार्मोन्स के लिए ज़रूरी हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमूमी तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जब आप ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करते हैं तो फैट सेल्स बनते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन और फैट्स लेंगे तो तब भी वजन बढ़ेगा। तो बेसिकली आपने अपने मैक्रोस का भी ध्यान रखना है और अपनी कैलोरी डेफिसिट में रहना है। लेकिन अगर आप हेल्दी फैट्स नहीं लेंगे आपका ब्रेन सही काम नहीं करेगा, आपके भूख लगने का, भूख खत्म होने का, नींद का, आपके मर्दाना हार्मोन, ज़नाना हार्मोन, जितने भी हार्मोन्स हैं वो सही काम ही नहीं करेंगे। फीमेल्स में पीसीओएस का सबसे बड़ा इशू इसी वजह से आता है कि वो क्रैश डाइट पे चली जाती है, वो हेल्दी फैट्स को छोड़ देती हैं, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी निस्बत फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको महीने में एक दफा होना है और उस साइकिल को डिस्टर्ब हुआ सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब है कि जब आप क्रैश डाइट पे जाते हैं, हेल्दी फैट्स छोड़ते हैं तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं
उसका फैट लॉस के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसकी आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ लेना देना जो कि खराब होती फूड चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये बहुत ज्यादा जरूरी है। है। यस, आपको प्रोटीन और फैट्स लेने हैं, सिंपल सी बात है कि वजन कम करने के लिए हमें प्रोटीन और गुड फैट्स ही सिर्फ इस्तेमाल करने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स टोटली हमें कट कर देने चाहिए अपनी डाइट से। कार्बोहाइड्रेट्स हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है और करंट आपकी बॉडी कंडीशन क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है, आप लंबे अरसे से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको हिडन कार्ब्स पे जाना है, आपको आपको कार्ब्स को इंतहाई कम 20 ग्राम 30 ग्राम तक करना पड़ेगा, ताकि आपके ब्लड, इस डायबिटीज़ का मतलब है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो वो ऐड ही होगी, तो बाहर से उसको रोकेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो इस्तेमाल में आएगी, उसके लेवल्स कम हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी करंट कंडीशन क्या है। आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, इसमें से कोई मसला नहीं है। जस्ट आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप कार्ब्स रख सकते हैं बीच में, लेकिन उसकी रेशो का ध्यान रखना है कि आपके प्रोटीन और फैट्स हाई होने चाहिए और कार्ब्स कम होने चाहिए। लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं तो आपको हिडन कार्ब्स से कीटो स्टाइल पे जाना पड़ेगा। सर डाइट से रिलेटेड फिफ्थ मिथ है कि गुड फैट जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि ऑलिव ऑयल, मटन वगैरह या फिर बीफ वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, चेडर चीज हम इस्तेमाल करते हैं, और इससे इस्तेमाल करने से, होल एग जो इस्तेमाल करने हैं, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने से हमें इस्तेमाल इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से हमारा ब्लड प्रेशर है वो जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है जी, कोलेस्ट्रॉल जो है, जबकि इसका कोई लेना देना, कोई एक स्टडी नहीं है, कोई प्रूव कर दें तो ठीक है। हम अपने क्लाइंट्स कोलेस्ट्रॉल वालों को बीफ भी देते हैं, मटन भी देते हैं, हेल्दी फैट्स देते हैं, क्योंकि फैट्स का कोलेस्ट्रॉल से लेना देना कोई नहीं। अभी एक रिसेंट स्टडीज आई थी जिसमें उन्होंने कोलेस्ट्रॉल की जितनी मिथ्स हैं, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल और ये वो सब नलिफाइड हो चुकी हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का आपने ध्यान रखना है, ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब है फैट सेल्स, और आपका HDL ऑप्टिमम होना चाहिए, और अगर आप लो कार्ब डाइट में जाते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स भी नीचे आ जाते हैं और आपका HDL राइज कर जाता है। तो आपको फैट्स और प्रोटीन्स लेने हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लड प्रेशर वालों को हम नमक भी देते हैं, उनका पहला सवाल ये होता है कि आप हमें 2 चम्मच चाय के चम्मच नमक कह रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पे आने लगा था, जो हम पिंक सॉल्ट जो है अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं 2 टेबलस्पून, उसके बारे में भी 2 टीस्पून डेली के, और वो क्लाइंट्स कहते हैं हमें ब्लड प्रेशर, हम कहते हैं आप लें, आपकी गोलियां छूटेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह गोलियां भी छूट जाती हैं, दवाई छूट जाती है। ब्लड प्रेशर अगर दवाई से ठीक हो सकता है तो फिर ठीक हो जाना चाहिए, फिर सारी जिंदगी गोली नहीं खानी। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाना चाहिए, यूरिक एसिड भी ठीक हो जाना चाहिए। वो ठीक इसलिए नहीं हो रहा था कि जो दवाई है वो उसको मैनेज कर रही होती है, असल जो जड़ है वो हमारी खुराक है, जिस वजह से वो लेवल्स खराब होते हैं। अब खुराक को ठीक करते हैं, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, जब सिम्टम्स खत्म होते हैं तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। डाइट से रिलेटेड बिट से सर, अगर हमने अपना मसल मास जो है वो इंक्रीज करना है, जैसे हमने मसल बिल्डिंग बोलते हैं, या फिर हमने अपना वेट गेन करना है, तो हमने अपनी डाइट के अंदर बेशुमार कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देने हैं, और प्रोटीन की क्वांटिटी को 30% कर देना है, गुड फैट की क्वांटिटी को भी 30% कर देना है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमने ज्यादा इस्तेमाल और लोग करते हैं, बल्किंग में करते हैं, लेकिन जिस्म गोल गोल हो जाता है, आपकी मसल की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मसल और स्किन के दरमियान चर्बी की लेयर बन जाती है। साइज आपका बहुत बड़ा होगा लेकिन मसल नीचे से छोटा होगा। आप जब कल को कटिंग करेंगे तो फिर आपका मसल एक्चुअल निकलेगा और आप ये कहेंगे मेरा मसल लॉस हो गया, जबकि मसल लॉस नहीं हुआ, मसल को तो आपने बढ़ाया ही नहीं है। जो खाना जिस चीज के लिए बना है उसने वही काम करना है। गाड़ी के इंजन ऑयल ने कभी भी पेट्रोल टैंक में जाके गाड़ी नहीं चलानी, ब्रेक ऑयल ने इंजन ऑयल में जाके काम नहीं करना। इंजन ऑयल को इंजन ऑयल में डालना है, ब्रेक ऑयल को ब्रेक ऑयल में डालना है, गियर ऑयल को गियर ऑयल में डालना है, पेट्रोल को पेट्रोल टैंक में डालना है, तब गाड़ी सही काम करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम है जिसमें जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, वो मसल में नहीं जाते, वो प्रोटीन जाएगी। तो अगर आप प्रोटीन ही नहीं लेंगे तो मसल कैसे ग्रो करेगा? तो आप जितने ज्यादा कार्ब्स लेंगे उतनी ज्यादा ग्लूकोज बनेगी, ऑब्वियसली वो ग्लूकोज आप कंज्यूम नहीं कर सकेंगे, तो बॉडी उसको फैट साइज में कन्वर्ट करेगी, वो चर्बी आपके जिस्म पे चढ़ेगी। नीचे आपका मसल सख्त होगा जितना भी होगा, ऊपर चर्बी होगी वो नरम होगा, लेकिन दूर से आप लगेंगे कि आप फूले हुए हैं, लेकिन वो सब चर्बी है। बेसिकली तो आपको क्लियर रह के फूलना है कि आपके मसल की डेफिनेशन हो, आपकी वेन्स नजर आ रही हो। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो स्किन है उसके नीचे फैट कम है, और जो साइज बड़ा है एक्चुअल वो आपका मसल जो है वो छुप जाता है तमाम चीजें कार्बोहाइड्रेट्स इसी की वजह वजह से, सिर्फ ऊपर चर्बी की लेयर एक आ गई। सर अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स के मिथ के बारे में। सबसे पहली सप्लीमेंट की मिथ है कि क्या हमें प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करने, क्रिएटिन पाउडर इस्तेमाल करने से जो है वो हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं, और क्या प्रोटीन पाउडर जो है वो इस्तेमाल करना जरूरी है हमारी डाइट में? देखिए, पहली तो बात यह कि प्रोटीन जो है उससे किडनीज कोई नहीं खराब होती। प्रोटीन आपको अंडों से भी मिलती है, चिकन से भी मिलती है, बीफ से, मटन से, फिश से। सारी जिंदगी हम चिकन भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, तब हम नहीं कहते किडनीज खराब हो रही है। प्रोटीन पाउडर की बात आती है, हम कहते हैं किडनीज खराब हो रही है। जरूरी है कि आप ये देखना कि जो आपने प्रोटीन पाउडर लिया है वो बना किस चीज से है, जिस जगह से ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है, उनके पास असल प्रोडक्ट है या कोई 2 नंबरी है। अगर कोई खराब चीज होगी तो ऑब्वियसली वो जिस्म में कहीं ना कहीं जाके खराबी करेगी।
और लिवर डैमेज करेगी, किडनीज का उसमें लेना देना नहीं है। सबसे पहले लिवर डैमेज होता है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है। तो प्रोटीन पाउडर जो है वो जस्ट एक सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप नहीं लेना चाहते मत लें। कई अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारी जिंदगी ने वे प्रोटीन ले ली, कई ऐसे हैं जो दिन में 4-4-5-5 स्कूप भी लेते हैं, तो वो जस्ट एक सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपने अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आप अंडों से भी कर रहे हैं, वे प्रोटीन से भी कर रहे हैं, चिकन से, बीफ से, मटन से, इन सब से कर रहे हैं। क्योंकि सर वो काफी ज्यादा लोग मैंने देखे हैं, अपने क्लाइंट्स में हमने काफी देखे हैं, वो अंडे नहीं खाने होते, इतने ज्यादा चिकन नहीं खाने होता, तो इसलिए उनकी हेल्प के लिए, उनकी आसानी के लिए वे प्रोटीन जो है वो एक लिक्विड मील है, मीठा है, लिक्विड है, आसान शेक बन जाता है उसका सारा। क्रिएटिन आपको बड़े गोश्त से क्रिएटिन मिलती है, तो लेकिन वो जितनी हमें उस वक्त एक्सरसाइज के लिए, अपने मसल साइज बढ़ाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हमें खाने से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए सप्लीमेंट करना पड़ता है। नंबर 2 सप्लीमेंट से रिलेटेड में है, क्या सप्लीमेंट्स दवाइयां हैं, क्या इन्हें इस्तेमाल करने से खास तौर पे जो फिश ऑयल है, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, ये हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा? ये सब डाइटरी सप्लीमेंट है। डाइटरी सप्लीमेंट का मतलब है कि वो चीजें जो हमें खुराक से मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही, चाहे खुराक खालिश नहीं है, चाहे हमारी पहुंच से दूर है, चाहे हमें पता नहीं कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है, लेकिन हमारी बॉडी को तो वो रिक्वायर्ड है, वाइटामिन्स, वो वाइटामिन्स भी रिक्वायर्ड है, वो न्यूट्रिशन भी रिक्वायर्ड है, तो वो हम पूरी कैसे करेंगे? वो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये सप्लीमेंट्स बनाने का मकसद ये था कि अगर किसी को खुराक से विटामिन ए नहीं मिल रहा तो चलो सप्लीमेंट से वो लेके जिस्म को पूरा दे, ताकि जिस्म का निज़ाम ठीक चले। इसी तरह विटामिन डी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है, मैंने वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर कि आपकी बॉडी का सारा निज़ाम, ब्रेन से लेके पूरी बॉडी, फैट बर्निंग, उसमें कितनी चीज़ ज़रूरी है, वो आपका ओमेगा 3, आपका विटामिन डी कितना ज़रूरी है। तो ये मेडिसिन नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये वो चीज़ें जो हमें खुराक से मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, तो नुकसान इनका नहीं है। आप मॉडरेशन में रह के कोई चीज़ ले सकते हैं। मास वाई केमिकल्स तो चाहे थोड़ा भी लें, जहर थोड़ा भी लेंगे तो वो जहर ही है। तो अगर आप खुराक मॉडरेशन में देंगे तो इसका मतलब है वो फायदा देगी, तो सप्लीमेंट्स भी खुराक है, मॉडरेशन में लेंगे। सर अगर हम आज इनको इस्तेमाल कर लेंगे तो फ्यूचर में हम दवाइयों से दूर रहेंगे, बिल्कुल चीज़ों को इस्तेमाल करने। तो सर ये चीज़ें मुकम्मल ना होने की वजह हमारी फूड ऑफ चॉइसेस, हमारी अपनी चॉइसेस है, जिसकी वजह से हमारी ये चीज़ें मुकम्मल नहीं होती और हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझना कि ये कोई दवाइयाँ, आज अगर आप इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो फ्यूचर में आप दवाइयों से महफूज रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे। सर सप्लीमेंट से रिलेटेड है, मसल मास जो गेन करने के लिए हमें वेट गेनर जो होता है बॉक्सेस इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और अगर हम वेट गेनर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह का रोल अदा करेंगे? वेट गेनर जाहिर है, आप पहले वेट गेनर को देखिए कि उसके अंदर है क्या। किसी भी चीज़ को जाते हैं उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखें कि उसके अंदर क्या क्या कितनी मिकदार में। वेट गेनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अभी पहले हमने बात की कि जितने कार्ब्स लेंगे उतनी ग्लूकोज बढ़ेगी। तो अगर तो चर्बी चढ़ानी है, फूला फूला होना है, तो वेट गेनर भी ले लें, रोटियां भी जितनी मर्जी खाएं, चावल भी जितना मर्जी खाएं। लेकिन अगर सिर्फ मसल मास बढ़ाना है और चर्बी फैट परसेंटेज कम करनी है तो मास गेनर्स किसी सूरत नहीं आपको लेने चाहिए। सर एक और भी थोड़ा सा इनको ब्रीफ कर देंगे, किस एज के किस वेट के लोगों को जो है वो मास गेनर इस्तेमाल करना है, ये सूट करता है उनको? लोग जो ऑफ सीजन मतलब स्टार्ट करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, वो मास गेनर इस्तेमाल बॉडी बिल्डर्स भी यूज करते हैं, लेकिन देखिए बॉडी बिल्डर्स जो यूज करते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको एनाबॉलिक्स की जरूरत होती है, वो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं साथ। तो वो अगर वो बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ा भी रहे हैं तो वो फिर स्टेरॉइड्स के जरिए उस चर्बी को खत्म भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे आपको जिनका ये, हमने कंपटीशन पे नहीं जाना, हमने स्टेज पे नहीं जाना, हमें जस्ट अपनी जनरल फिटनेस के लिए करना है, मैं रिकमेंड नहीं करता मास गेनर्स। किसी भी टीनेजर को भी मैं recommend नहीं करता। सर वर्कआउट से रिलेटेड में है, फैट लॉस करने के लिए सिर्फ हमें कार्डियो करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो इससे हमारे बड़े बड़े मसल्स बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं होता, किसी की नहीं मैंने बनते हुए देखे। और कार्डियो आपका फैट लॉस नहीं करती, कोई भी एक्सरसाइज आपका फैट लॉस नहीं करती, कोई भी एक्सरसाइज आपका मसल बिल्ड नहीं करती, बड़ा नहीं करती। एक्सरसाइज आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, यानी कैलोरीज को बर्न करने की डिमांड बढ़ाती है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके मसल फाइबर्स को तोड़ती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल फाइबर टूटते हैं, रिकवरी के दौरान वो दोबारा बनते हैं। अगर रिकवरी के दौरान हमने उनको खुराक सफिशिएंट दी है तो मसल का साइज बढ़ेगा, अगर नहीं दी तो वो उधर ही जुड़ेंगे, कल को दोबारा एक्सरसाइज करेंगे, टूटेंगे, फिर उधर ही जुड़ेंगे। कार्डियो आपके मसल के ऊपर काम कर रही है, चर्बी जो है वो आपकी स्किन और मसल के दरमियान में है, वो आपकी बॉडी जब तक केटोसिस में जाएगी नहीं, फैट को बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगी, फैट बर्निंग नहीं होगी। बहुत से लोग हैं कार्डियो करते रहते हैं, ऐसे ही सर, वजन कम हो जाता है लेकिन कंधे लटक जाएंगे, खाल लटक जाएगी, आंखें अंदर और उनके लिए वही उनका गोल होता है कि हमने शायद अपना वजन कम करके नहीं, गोल अचीव नहीं, वो बाद में परेशान होते हैं कि हमारी बॉडी डी शेप है,
खाल लटक गई है, पेट लटक गया है, ताकत नहीं रही, आंखों के आगे अंधेरा आता है, क्योंकि जितनी एनर्जी आप कार्डियो करके इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी आपके मसल में से जा रही है। तो जब आपका मसल लॉस होता है तो वीकनेस होगी। चूंकि आप प्रोटीन और फैट्स नहीं ले रहे होते तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, तो ओवरऑल पूरी बॉडी जो है वो आपकी तबाही की तरफ जा रही होती है, और वो हो रही होती है। कंधे लटक जाते हैं तो वो आप हेल्थी स्टेट में तो नहीं है, चर्बी तो अपनी जगह पे है, वो खाल इसलिए लटकी है कि उसके अंदर चर्बी है, तो नीचे से मसल लूज हो गया उसका। तो इसलिए आपको बैलेंस डाइट करनी है और उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। कार्डियो आपको कम करनी है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, इसका काम ये होता है कि वो आपके टिश्यूज तक ऑक्सीजन लेके जाए और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आए। लेकिन जितने मसल्स की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा मसल फाइबर्स टूटेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से फैट सेल्स बॉडी जो है वो कन्वर्ट करके एनर्जी में उसको इस्तेमाल में लेके आएगी। तो इसलिए कंपाउंड वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर इसके साथ साथ एक टीनेजर्स को ये भी बता दें कि अगर हमने अपना मसल साइज डाइट के बगैर अपना मसल साइज बढ़ाना है तो उसके लिए वो रेपिटेशन कम कर देते हैं, वेट हैवी कर देते हैं, और या फिर उन्होंने जब कटिंग स्टार्ट करनी होती है, जैसे कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं श्रेडिंग के बारे में, जब वो उन्होंने करनी होती है तो उसमें वो रेपिटेशन लाइट वेट के साथ 20-20, 25-25 कर देते हैं। जो तरीका है वो तो ठीक है, लेकिन आप बॉडी को उसके अगेंस्ट दे क्या रहे हैं? आप उससे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं लेकिन उसको दे क्या रहे हैं? अगर आप उसे कुछ देंगे नहीं तो वो आउटपुट कैसे देगी? आप हैवी वेट कर रहे हैं तो अगर आप खुराक ही नहीं ले रहे तो आप कितना हैवी उठा लेंगे? तो हैवी उठा भी नहीं सकते हैं ना, जब खुराक नहीं खाएंगे तो वो हैवी और बनता भी इसीलिए नहीं है, बनता भी इसीलिए नहीं है ना कि आप इतने अरसे हैवी वेट उठा रहे हैं, कम रेपिटेशंस लगा रहे हैं, साइज नहीं बन रहा, वक्ती पंप आपको मिल जाता है लेकिन आधे घंटे बाद एक्सरसाइज की आप वो हमारी सर सेहत के लिए नुकसान देता है, जिसकी वजह से जिम जो है या फिर फिटनेस जो इंडस्ट्री है उसको बुरा समझा। देखिए होता ये है कि जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप या तो ईगो लिफ्टिंग की तरफ आते हैं और हैवी वेट उठाते हैं, उससे आपका मसल इंजर हो जाता है, कोई ना कोई आपको इंजरी हो जाती है, घर वाले कहते हैं ये क्या तुम कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, या आप जाते हैं स्टीरॉइड्स की तरफ कि मेरा तो जिस्म नहीं बन रहा, मैं तो ये टीके लगवाऊंगा और उससे ही ठीक हो जाएगा। दोनों चीज़ों में नुकसान होता है जिसकी वजह से फिर बॉडी बिल्डिंग आपकी इफेक्ट होती है और बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है। बेसिकली आपने तरीकाकार ठीक नहीं किया, डाइट आप ठीक करें, एक्सरसाइज करें, आपको रिजल्ट मिल जाए। सर बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो मिथ है मैंने सुनी है, मेरी बाकी बॉडी जो है ना वो सारी ठीक है, बस जो मेरा पेट जो है ना वो निकला हुआ है, मुझे इसकी एक्सरसाइज बता दे और सिर्फ इसकी डाइट बता दे ताकि ये जो पेट है ना वो ख़त्म हो जाए, बाकी मैं अपनी बॉडी के साथ जो है वो सेटिस्फाई। बिल्कुल ऐसे ही हमारे भी क्लाइंट्स ऐसी बात करते हैं, और जब मैं वर्कआउट उनको भेजता हूँ और उस वर्कआउट पे पेट की एक्सरसाइज नहीं होती तो वो कहते हैं इसमें तो पेट की एक्सरसाइज नहीं है, पैक्स कैसे बनेंगे? पैक्स बने हुए हैं भाई, पैक्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए हुए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे और वो एक्सरसाइज करने से नज़र नहीं आएंगे, वो खुराक को ठीक करने से नज़र आएंगे। जब ये चर्बी हटेगी तो नीचे से आपके पैक्स विजिबल होंगे। तो ये बहुत कॉमन बात है, लोग ये समझते हैं कि हम जिस मसल की एक्सरसाइज करेंगे वहाँ से चर्बी जाएगी। फैट लॉस जनरलाइज है, वो किसी एक जगह से स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकती। आपने अपनी बॉडी को फैट बर्निंग जोन में डालना है और जहाँ जहाँ चर्बी पड़ी है वो निकाल के बर्न कर देगी, जहाँ जहाँ से चर्बी जाएगी मसल विजिबल होता जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ज़हन से निकाल दें कि आप पेट की एक्सरसाइज करने से पैक्स बन जाएंगे, वरना सब के बने होते। इसी के साथ साथ सर जी एक छोटी सी काम में आपके साथ जो है वो एक बात मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, ठीक है, दिन में 1 से 2 मील वो तकरीबन इनटेक करते हैं, लेकिन वो दिखने में भी जो है वो स्मार्ट होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेल्दी नहीं मतलब स्मार्ट नज़र आते हैं देखने में। लेकिन जब उनके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ज़्यादा LDL के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसके बाद उनकी क्या वजह है उस चीज़ की? आपकी मैल न्यूट्रिशन, आप अपनी बॉडी को पूरे खुराक ही नहीं दे रहे तो वो निज़ाम कैसे ठीक करेगी? आप 1 मील लें, आप 1 मील अ डे डाइट होती है, आप 2 मील्स भी ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादातर 2 मील्स ही लोग लेते हैं, लेकिन वो डाइट बैलेंस होती है। आपकी बॉडी को जितने मैक्रोस रिक्वायर्ड होते हैं, जितने विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब ले रहे होते हैं आप, और उसके बाद आप फास्टिंग कर रहे हैं। अगर आप भूखा भी रह रहे हैं और उसके बाद जो खा रहे हैं वो भी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है तो बॉडी तो नुकसान ही करेगी ना, आपके लेवल्स तो कम होते जाएंगे हर चीज़ के, और दूसरे एंड पे फिर आपकी बॉडी जो है वो ऐसे रिजल्ट्स देगी कि आपको कोई ना कोई बीमारी का सामना करना पड़ेगा। उससे ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ बाहर से जो बंदा मोटा नज़र आता है उसी के नुकसान जो चर्बी हो, चर्बी तो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर भी होती है, लोगों के काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल उनको इस चीज़ से भी होते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है LDL के लेवल। मोटापा बीमारियों की जड़ नहीं है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि बीमारियों की जड़ मोटापा नहीं है, मोटापा तो अज़ खुद एक बीमारी है। असल जड़ इंसुलिन का रेजिस्टेंस का ज़्यादा होना है हमारी बॉडी में, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूर आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा चर्बी भी होगी और आपके लेवल्स जैसे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बिगड़े हुए हैं, लिपिड्स आपके ख़राब होंगे, आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, तो इस तरह के बहुत से आर्थराइटिस हो सकता है। इसलिए ये मत समझें कि आप मोटे होंगे तो बीमारी है। मोटापा जो है वो खुद एक बीमारी है और वो किसी वजह से हो रही है, और उस वजह का जो नाम है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस का होना है।
सर वर्कआउट से रिलेटेड मिथ है, लेग स्ट्रेन नहीं करने चाहिए, आपके घुटनों में दर्द होगा और उसके साथ साथ फ्यूचर में आपको मजीद इससे बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। हाँ जी, ये तो खैर बहुत अच्छे से सुने, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। जितना टांगों का एक्सरसाइज करेंगे मर्द हज़ार सोले उतना आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो हमें तो टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है, तो ये तो मिथ गलत है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उसमें भी तो मेरी कोनी इन्वॉल्व हो रही है, तो टांगों की एक्सरसाइज में घुटना इन्वॉल्व हो रहा है, तो घुटना दर्द करेगा टांगों की एक्सरसाइज से, तो बाइसेप की एक्सरसाइज करने से मेरी कोनी दर्द क्यों नहीं करेगी, शोल्डर की एक्सरसाइज से शोल्डर जॉइंट दर्द क्यों नहीं करेगा। सब कुछ दर्द करेगा अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, अगर आप सप्लीमेंट सही नहीं ले रहे, अगर आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, अगर आप 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर जिस्म के हर हिस्से से दर्द होगी। सिर्फ टांगों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं, न्यूट्रिशन आपकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मुझे जब आर्थराइटिस का मसला हुआ था मैं तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था। अगर मैं अभी 300 किलो का लेग प्रेस लगा लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे घुटने में मसला नहीं, और पहले था क्योंकि मेरी डाइट ठीक नहीं थी। अब मेरी डाइट ठीक है तो मैं एक्सरसाइज भी हैवी कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी के हिसाब से चल रहा हूँ। वर्कआउट से रिलेटेड सर मिथ है कि ख़वातीन को वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से उनके भी मसल्स बन जाएंगे, उनकी आवाज़ के अंदर जो है डिफरेंस पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अलावा उनके जो पीरियड्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। पीरियड्स आपकी डिस्टर्ब होंगे ख़वातीन के जब आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, वो डिस्टर्ब होंगे क्योंकि वो हार्मोनल इशू है। एक्सरसाइज से उससे कोई ताल्लुक नहीं, एक्सरसाइज करने से तो आपके पट्टे मजबूत होंगे, आपकी डाइट ठीक होगी, हार्मोन्स ठीक होंगे, जब हार्मोन्स ठीक होंगे तो ये आपको पीसीओएस इस तरह का इशू नहीं होगा। हर इंसान के अंदर मर्दाना और जनाना हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। मर्द के अंदर एंड्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं, हमारी बॉडी मसल्स इस तरह बनते हैं। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी टाइप जैसा कि फीमेल्स की है वैसे होती है। आवाज़ तब चेंज होती है या मसल्स फीमेल्स के तब बनते हैं जब आप कोई स्टीरॉयड लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, कोई फीमेल स्टीरॉयड लेती है, दवाई लेती हैं और उसके बाद एंड्रोजन के लेवल्स अपनी बॉडी में बढ़ाती हैं ताकि उनके मसल साइज बढ़ सके, मर्दों की तरह हो सके। तो जब जिस्म में एंड्रोजन के लेवल्स बढ़ेंगे तो फिर मर्दाना साख्त की आपकी बॉडी भी बनेगी, मसल्स भी बनेगी, आवाज़ भी मर्दों की तरह भारी हो जाएगी, बालों के इश्यूज आएंगे। कुछ ख्वातीन वो टैबलेट्स वगैरह नहीं लेती, आप स्टीरॉइड्स नहीं लेती, लेकिन उसके बावजूद फेशियल हेयर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ौरन समझ जाएंगे हार्मोन्स में एंड्रोजन के लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो वो खैर सप्लीमेंट से वो एंड्रोजन, जिसकी वजह से सर पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऑब्वियसली ये उसकी निशानियों में से एक है। जी, तो आपने अपनी हेल्दी फैट्स इस्तेमाल करना है, डाइट को ठीक करना है, एक्सरसाइज करना है, फीमेल्स भी सेट रहेंगी, मर्द भी ठीक रहेंगे, तो ना फीमेल्स को फीमेल रिलेटेड इश्यूज होंगे, ना मर्दों को मर्दों से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो। सर नॉर्मल एक तो ये तो बात होगी जो फीमेल स्टीरॉयड लेती हैं, लेकिन जो घर की ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें, वो जो वर्कआउट करती हैं वो क्या वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं? बिल्कुल, और करनी चाहिए वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग ही तो काम है, कार्डियो कोई काम नहीं है। हम जो फीमेल क्लाइंट्स हैं चाहे वो 60 साल की भी हैं, हमारे पास आती है जो बेटर, हम उनको भी वेट ट्रेनिंग देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं, कार्डियो नहीं देते, क्योंकि हर मसल को थकना है, हर मसल को फिट होना है, तो हमें वो एक्सरसाइज और उनको वो देनी है। और जो फीमेल्स अक्सर फीमेल क्लाइंट्स कहती हैं कि हम तो घर का सारा काम करते हैं, हमारा वजन बढ़ रहा है, तो समझ जाएं कि वो जो आप काम कर रही हैं बॉडी ने अपना सेट पॉइंट उसके मुताबिक रखा हुआ, आपकी कैलोरीज उस हिसाब से सेट है बॉडी की, आप उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं इसलिए वजन बढ़ रहा है, तो वो एक कंजम्पशन कम करनी है और दूसरा एक्सरसाइज करनी है। घर के काम करने से ज़रूरी नहीं बैक के मसल्स भी आपके थके, बाइसेप भी थके, ट्राइसेप भी थके, तो वो फाइबर्स मसल फाइबर्स भी तो तोड़ने हैं ना हमें। वर्कआउट और डाइट छोड़ने से बाद में आपके मसल जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी, आपकी जिस्म में से जो ताकत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी जब आप वर्कआउट और जिम को छोड़ेंगे। एक्सरसाइज आप छोड़ेंगे तो मसल श्रिंक तो होगा, ऑब्वियसली श्रिंक होगा। आपका मसल पंप है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मसल का साइज बढ़ा रहे हैं। आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और उसके बाद आप मसल को रिलैक्स कर देते हैं तो मसल तो ऑब्वियसली श्रिंक करेगा। मैदे को कम खाना जब हम देते हैं तो मैदा श्रिंक कर जाता है, तो ये तो बॉडी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से बनाई है वैसे ही है। अब अजीब बात है कि आप इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाते, आप कहते हैं मैं 5 या 6 महीने एक्सरसाइज करूं और सारी ज़िंदगी मेरे मसल्स रहें, बने रहें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप 5 या 6 महीने मेहनत करें और उसके बाद आपकी नस्लें वो खाती रहें, वो पैसे इस्तेमाल में आते रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको हर चीज़ को जब साथ साथ मेनटेन करना पड़ता है तो एक्सरसाइज को भी मेनटेन करना पड़ेगा। खाल तब लटकती है जब आपकी डाइट ठीक नहीं होती है और उस पर चर्बी ज़्यादा होती है, तब खाल लटकती है। जो लोग लीन है, जी सर, अब मैं अगर आज डाइट छोड़ देता हूँ तो मेरी खाल है ही नहीं, जो फैट है ही नहीं, लटकेगा क्या? हाँ, मेरा मसल श्रिंक हो जाएगा, लेकिन खाल उसके साथ साथ चिपकती जाएगी क्योंकि खाल के अंदर चर्बी नहीं है, वो लटकती तब है जब उसके अंदर चर्बी हो।
सर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो मिथ है, पेरेंट्स को मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टा के ऊपर मैसेजेस आए, वैसे भी बच्चे पूछते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों की जो हाइट है उसको बढ़ाना है तो हम उनको वर्कआउट के लिए जिम भेज देंगे, और कुछ वालिदैन अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते कि शायद जिम करने से इनकी हाइट जो है वो रुक जाएगी और ये जनाब इनकी इंजरीज होंगी, मसल्स के अंदर पेन होगी, तो हमने अपने बच्चों को जिम नहीं भेजना। आप 40 साल के हैं और आप डाइट एक्सरसाइज करने आए हैं और आपने टका के एक्सरसाइज की है, मसल सोरनेस होगी, दर्द होगी, आपके जॉइंट पेन्स होंगी अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है। तो बच्चे और बड़े का इसमें बात नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज। मेरी 3 साल की बेटी है, बर्पीज करती है, लंजेस करती है, वो स्क्वाट्स करती है, सिटअप्स करती है, 3 साल की है। मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्यों? मुझे पता है कि उसकी बॉडी को ज़रूरत है मुशक्क़त की, वो सारे मसल्स उसकी बॉडी को रेडी करना है, फिर आप उसको डाइट ठीक देंगे तो वो उसकी ग्रोथ ऑप्टिमम होगी, कद सही रहेगा, जिस्म का निज़ाम सही रहेगा, ब्रेन सही तरह से काम करेगा, हर चीज़ सही तरह से काम करेगी। जिस वक्त आप एक्सरसाइज के लिए भेजेंगे और साथ न्यूट्रिशन सही होगी तो बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो कद भी नहीं रुकेगा और बाकी बच्चे भी हेल्दी होगा। अगर कद रुकना हो तो इतने हैवी बैग्स हम लोगों ने उठाए होते हैं, बच्चों ने बांधे होते हैं और डेली स्कूल जाना है उन्होंने, उससे कद नहीं रुकता, एक्सरसाइज से रुक जाता है। मिथ्स है, मैंने इसके ऊपर भी खैर वीडियो बनाई है बिल्कुल सर, कि कद इस तरह नहीं रुकता। अपनी डाइट को, न्यूट्रिशन को ठीक करें और उसके साथ एक्सरसाइज करवाएं बच्चों को। 10 साल का बेटा मेरा एक्सरसाइज करता है, मेरी 8 साल की बेटी एक्सरसाइज करती है, 3 साल की बेटी है वो भी एक्सरसाइज करती है। हाँ, हम उनके वाइटामिन का ध्यान रखते हैं, हम उनकी खुराक का ध्यान रखते हैं ताकि उनको कोई पेन्स वगैरह ना हो, जॉइंट के ऊपर, हड्डियों के ऊपर इजाफी बोझ ना पड़े। तो जितनी एक्सरसाइज करनी है उसके अगेंस्ट उतनी उनकी न्यूट्रिशन होगी तो सब निज़ाम ठीक होगा, सब बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सर जी एक ये भी बता दें जेनेटिक्स के हवाले से जो हाइट से रिलेटेड होता है कि वो फर्क उस चीज़ से पड़ता है कि बिल्कुल पड़ता है। जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी हाइट ज़्यादा हो, क्योंकि जीन्स तो आपने अपने पेरेंट्स से ही ली है। तो इसी तरह बालों का मामला है, लोग कहते हैं कि बाल गिरते हैं, हमारे बहुत गिर रहे हैं, मेरे फादर के नहीं थे, मुझे पता है मेरे भी अल्टीमेटली गिर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि मेरी एज में जिसमें मेरे वाले थे उनके बहुत ज़्यादा बाल गिर चुके थे, मेरे भी नहीं गिरे, मेरे छोटे भाई के ज़्यादा गिर चुके हैं। किया मैंने क्या कि मैंने अपनी डाइट को ठीक रखा, मैंने न्यूट्रिशन को ठीक रखा, बालों को जिस वाइटामिन की ज़रूरत है वो दी। उससे क्या हुआ कि वो प्रोसेस स्लो हो गया, होगा ये ज़रूर अल्टीमेटली होना है लेकिन स्लो हो गया। मैंने उतना टाइम उसको बढ़ा दिया, बजाय से कि मेरी खुराक ठीक न होती तो ज़्यादा तेज़ी से गिर जाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपका कद, अगर आपके पेरेंट्स का कद ज़्यादा नहीं है तो आपका नहीं होगा, इसलिए उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से लड़े मत, उसके लिए पैसे मत खर्चें। लोग कहते हैं आप जितने मर्जी पैसे ले लें, हमें डाइट बना दें, कोई सप्लीमेंट बता दें जिससे कद बढ़ जाए, लटके मैं बताया मैं कितनी देर लटकूं। आपकी वंस सॉफ्ट बोन्स हार्ड अगर हो गई हैं, जो जॉइंट्स हैं हमारे, बालिग होने के बाद ये हार्ड हो जाते हैं। तो बालिग होने से पहले चांस होता है बेस्ड ऑन योर जेनेटिक्स कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी और बेस्ड ऑन योर न्यूट्रिशन कि आप खुराक भी ले रहे हैं कि नहीं। अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है, कैल्शियम नहीं मिल रही, विटामिन डी नहीं मिल रहा, दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे, प्रोटीन नहीं मिल रही, तो ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी। तो सर जी ये भी बता दीजिएगा कि ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी डाइट से हम चेंज कर सकते हैं। हमें तकरीबन स्टडीज़ के मुताबिक जो हमने स्टडीज़ की हैं उनके मुताबिक हमने देखा कि 5 से 10% जो चांसेस होते हैं और केसेस ऐसे होते भी हैं कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों की हाइट होती है, लेकिन वो फूड ऑफ चॉइसेस यस वो न्यूट्रिशन आपकी न्यूट्रिशन लेकिन वो 5-10% है ओवरऑल और वो रेयर है। तो उस गेम में मत पड़े, उस गेम में आप टाइम भी वेस्ट करेंगे, डिप्रेशन का शिकार भी होंगे, पैसे भी ज़ाया करेंगे और एट द एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा। बालिग हो गए हैं तो जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हाइट दे दी है बस उसके मुताबिक रहें। बालिग नहीं है या आपके बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन को ठीक करें और उनको जिम भेजें, उनको एक्सरसाइज करवाएं। मत जिम भेजें, उनको घर में एक्सरसाइज करवा लें, उनको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाएं ताकि उनकी बॉडी सही तरह से ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपके थ्रू इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा हमने मिथ्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं ताकि लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो, लोग अपनी फिटनेस जर्नी को जो है वो जारी रख सके और इस चीज़ की तरफ आ सके, क्योंकि इन तमाम मिथ्स की वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो जिम की तरफ नहीं जाते हैं, जिनको अच्छा नहीं समझते। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इन तमाम जो मैंने आपसे सवालात किए हैं इंशाल्लाह इन जवाबात की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो जिम की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ
दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और उसके साथ साथ जिम से अपनी फिटनेस जर्नी में एक नया कदम रख सकें, अपनी लाइफ को हेल्थी बना सकें। और आज ही आप खुद भी जिम ज्वाइन करें, अपने बच्चों को भी भेजें और इन तमाम किस्म की जो मिथ्स हमने इस वीडियो के अंदर बताई हैं, इन तमाम को ख़त्म कर दें। ऐसी कोई बात नहीं होती, आपको आपके मिथ्स का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कोई ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके साथ साथ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।